वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो आज आपका टेस्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको 6 चैप्टर हैं वो कंप्लीट करवा दिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, जिनमें से 4 चैप्टर थे बायोलॉजी पार्ट के थे और 2 चैप्टर हमने केमिस्ट्री से कर लिए, ठीक है। तो मैंने आपको कल जैसे बता दिया था कि आप लोगों को अच्छे से तैयारी करके आनी है और जिससे क्या है आप लोग अच्छे से जो टेस्ट है उसको कंप्लीट कर पाओगे और आपको खुद को पता चल जाएगा कि भाई आप लोगों ने कैसी तैयारी की है। और जब टेस्ट आपका खत्म हो जाता है तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपने जितने क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिए उनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक काम आपको कर देना है, अभी टेस्ट को आप लाइक कर दो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे साथ में जुड़ सकें और वो भी अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाए, ठीक है। तो भाई शेयर कर दो, जल्दी शेयर करो और अभी शेयर करो, ठीक है। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो और जल्दी से जल्दी इस टेस्ट को शेयर कर दो, ठीक है। और जो बच्चे अभी चैनल पर नए आए हैं वो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलिए फिर अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बोर्ड पे लिखता जाऊंगा क्वेश्चन, आपको मैं आज ऑप्शन नहीं देने वाला हूं, ठीक है। तो आपके लिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। यदि जो क्वेश्चन बड़ा होता है यानी कि जैसे कोई रिएक्शन वगैरह आएगी, कोई अभिक्रिया यदि मैं पूछता हूं, उसको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। जो बच्चे कमेंट नहीं कर पाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व जरूर करना है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए और उसको आपको अपनी रफ में लिखना है या फिर नोटबुक में लिखना है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ, कौन सा रोग होता है। तो अब तक तो आपको सारे विटामिन अच्छे से रट जाने चाहिए। मैंने आपको इतनी बार क्वेश्चन करवा दिए हैं विटामिन से, उतनी बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। तो जल्दी बताइए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी किसे कहा जाता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, आपको याद रखना है, एस्कॉर्बिक से स्कर्वी याद रखना है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जीभ एवं त्वचा पर क्या होते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं और विटामिन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो इसे विटामिन डी होता है, उसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। हड्डियां क्या होती है, आपस में मुड़ जाती हैं, ठीक है, घुटने पास पास आ जाते हैं। मैंने आपको विटामिन है वो कई बार रिवाइज करवा दिए। और विटामिन ए उसको कहा जाता है क्या, रेटिनॉल कहा जाता है। इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। इससे क्या होता है, कम प्रकाश में या फिर रात में दिखाई नहीं देता है। ओके, फिर आता है विटामिन बी। तो विटामिन बी में आपको 3 दे रखे हैं, विटामिन बी1, विटामिन बी2 और विटामिन बी3। विटामिन बी1 होता है, इसे थायमिन कहा जाता है, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। ओके, विटामिन बी2 होता है, इसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है, जिसकी कमी से राइबोफ्लेवनोसिस रोग होता है। और विटामिन बी3 को नियासिन कहा जाता है, जिसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि मैं आपको सारे विटामिन एक बार आपको रिवाइज करवा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेरिस्मस रोग, कौन सा रोग, मेरिस्मस रोग किस कुपोषण की कमी से होता है, किस कुपोषण की कमी से होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट करके। मैंने आपको कुपोषण पढ़ाए थे, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण, ठीक है। तो आपको बताना है जो मेरिस्मस रोग होता है वो किस कुपोषण की कमी से होता है, यानी कि किस कमी से नहीं लिख सकते हम यहां पर, किस कुपोषण के कारण होता है, ठीक है। तो क्योंकि कुपोषण खुद एक कमी होती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कुपोषण है जिसकी वजह से क्या होता है, मेरिस्मस रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण यानी कि प्रोटीन कुपोषण के कारण क्या होता है, मेरिस्मस रोग होता है। और दूसरा रोग कौन सा होता है, एक और रोग होता है जिसका नाम होता है क्वाशियोरकर। तो मेरिस्मस में क्या बताया था कि जब भोजन में
प्रोटीन की कमी के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की भी कमी आ जाती है तो शरीर होता है वो दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन होकर अंदर की तरफ धंस जाती हैं और इस रोग को कहा जाता है मेरिस्मस रोग कहा जाता है। प्रोटीन की कमी से या फिर प्रोटीन कुपोषण से दूसरा जो रोग होता है वो क्वाशियोर का रोग होता है, जो छोटे बच्चों यानी कि शिशुओं के साथ साथ वो गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी शरीर दुर्बल हो जाता है, पेट फूलकर बाहर की तरफ थोड़ा आ जाता है, ठीक है, और साथ में जो त्वचा होती है वो काली पीली धब्बेदार होकर फटने लगती है, ठीक है। ये हो गया प्रोटीन कुपोषण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आयोडीन की कमी से कौन से हार्मोन में कमी आ जाती है, यानी कि आयोडीन की जो कमी होती है, आयोडीन की कमी वो किस हार्मोन को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। जब मैंने आपको खनिज कुपोषण पढ़ाए थे तो मैंने आपको खनिजों में आयोडीन बताया था और बताया था कि आयोडीन किस हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। यदि आयोडीन की कमी आ जाएगी तो उस हार्मोन में क्या जाएगी, कमी आ जाएगी, तो उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन यानी कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसका निर्माण होता है आयोडीन से। किससे, आयोडीन से, यानी कि आयोडीन होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में मदद प्रदान करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि संश्लेषित करती है, थायराइड ग्रंथि। कौन सी, थायराइड ग्रंथि संश्लेषित करती है, ठीक है। जब भोजन में क्या होता है, जब भोजन में खनिज तत्व आयोडीन की कमी आ जाती है, यानी फिर हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रवण थोड़ा कम कर देती है, ठीक है। क्या कर देती है, कम कर देती है, और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से रोग होता है गलगंड या फिर घेंगा रोग। इसको इंग्लिश में कहा जाता है गॉइटर कहा जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मदिरा में जो शराब होती है, मदिरा में नशे का कारण कौन सा पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ होता है। इसका मतलब क्या है, जो मदिरा है, ठीक है, शराब है, उसका प्रमुख कंटेंट कौन सा होता है, ठीक है, जिससे क्या शराब बनाई जाती है, मदिरा बनाई जाती है। यानी कि मदिरा में नशे के कारण का कौन सा पदार्थ होता है वो आपको नाम बताना है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कई बार करवा दिया है। ये क्वेश्चन क्या मैंने आपको जहां तक पढ़ा दिया है, मैंने हर एक क्वेश्चन आपको हर टेस्ट में कितनी बार रिवाइज करवा दिए, ठीक है। तो अपना टेस्ट लेने का यही उद्देश्य होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करवा दी जाए। यदि आप याद भी नहीं करना चाहोगे तो बार बार रिवाइज करते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिक खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो मदिरा में नशे का कारण जो पदार्थ होता है वो होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल का ही दूसरा नाम होता है एथेनॉल। एथेनॉल, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। ये आपको याद रखना है। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और इसका जो IUPAC में जो नामकरण होता है वो कहा जाता है एथेनॉल, इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है। मनुष्य मुख्य रूप से किस उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करता है। अब यहां पर उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं, नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करता है। मैंने आपको 3 बताए थे, कौन सा, अमोनिया और यूरिक अम्ल और यूरिया, ठीक है। तो आपको बताना है जो मनुष्य होता है यानी कि मानव होता है, ह्यूमंस होते हैं, वो कौन से नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यूरिया। क्या कि यूरिया। तो यूरिया उत्सर्जन के कारण ही जो स्तनधारी होते हैं या फिर मनुष्य हैं
मनुष्य किस श्रेणी में आते हैं? स्तनधारी यानी कि मैमेरियन श्रेणी में आते हैं। तो जो स्तनधारी होते हैं वो यूरिया उत्सर्जी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? यूरिया उत्सर्जी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? यूरिया उत्सर्जी कहे जाते हैं, यानी कि इनको कहा जाता है यूरियोटेलिक। क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक इनको कहा जाता है। ठीक है, स्तनधारियों में कौन कौन से आते हैं? स्तनधारियों में मनुष्य है, ठीक है, बेल्ट होती है यानी कि चमगादड़, ठीक है, जितने भी जानवर पशु वगैरह हैं वो सभी स्तनधारियों में आते हैं। मछलियों में जो व्हेल मछली होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, व्हेल मछली होती है वो स्तनधारियों की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। मनुष्य मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है और यूरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, NH2CO NH2। क्या? NH2CO NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। और प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? यूरिया था। ठीक है, और इस यूरिया को जब हमारे कोशिकाओं में क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से आने वाले ब्लड को यकृत होता है, यकृत क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। क्या बदल देता है? यूरिया में बदल देता है, यानी कि यूरिया का निर्माण किसमें होता है? यकृत में होता है। और यकृत से ही यह यूरिया होता है, यानी कि यह जो यूरिया युक्त जो ब्लड होता है किसमें आता है? किडनी में आता है। किडनी यानी कि वृक्क में आता है, और वृक्क क्या कर देता है? इस ब्लड को फिल्टर करता है, छान देता है और यूरिया को शरीर से बाहर निकाल देता है। किसके द्वारा? मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आपको बताना है कि मांसाहारी पशुओं में कौन से दांत होते हैं वो सर्वाधिक विकसित होते हैं। क्वेश्चन क्या है? मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित दांत कौन से होते हैं? सर्वाधिक विकसित दांत आपको बताना है कि मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित दांत कौन से होते हैं। मैंने आपको 4 प्रकार के दांत पढ़ाए थे। पहला कौन सा था? कृंतक या कृंतक, ठीक है, या कृंतक बोल सकते हैं या फिर कृंतक इनको बोल सकते हैं। कृंतक इनको कहा जाता है इंसीजर इंग्लिश में। उसके बाद बताए थे रदनक, उसके बाद क्या बताए थे? अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, उसके बाद चवर्णक बताए थे। ठीक है, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ। जो इनकी संख्या बता देता हूं। रदनक टीथ होते हैं, कौन से? रदनक टीथ होते हैं वो मांसाहारियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं, यानी कि आपने देखेंगे कुत्ते, बिल्ली, बंदर के जो नीचे वाले और ऊपर वाले दो दांत होते हैं वो पहने पहने बाहर निकले रहते हैं, वो कौन से होते हैं? रदनक होते हैं। ठीक है, उनको कैनाइन इंग्लिश में कहा जाता है। संख्या बता देता हूं। कृंतक की संख्या होती है 4, यानी कि 4 ऊपर जबड़े में, नीचे जबड़े में 4। रदनक 2 ऊपर जबड़े में, नीचे के जबड़े में 2। उसी प्रकार अग्रचवर्णक होते हैं वो भी 4 पाए जाते हैं, ऊपर वाले में 4, नीचे वाले में 4। और चवर्णक होते हैं वो 6 पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये कुल मिला के 32 दांत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको बताना है कि लार ग्रंथि में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। जो लार ग्रंथि होती है, इस लार ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो लार ग्रंथि है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि लार ग्रंथि कौन कौन से एंजाइम का स्रावण करती है। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए और इस टेस्ट सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आप जिस तरह से यह टेस्ट दे पा रहे हैं और बच्चे हैं वो भी टेस्ट दे पाएं और उनको ये पता चलेगा कि भाई उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो वो भी अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। ठीक है, तो मदद कीजिए और बच्चों की मदद कीजिए, अपने दोस्तों भाइयों की मदद कीजिए, अपनी बहनों की मदद कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस टेस्ट सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। लार ग्रंथि कौन से एंजाइम का स्रावण करती है? तो लार ग्रंथि होती है वो 2 एंजाइम का स्रावण करती है। पहला तो होता है टाइलिन और दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है एमिलेस। कौन सा? एमिलेस एंजाइम होता है। ये दोनों एंजाइम होते हैं, क्या करते हैं? ये दोनों एंजाइम हमारे मुख में स्रावित होते हैं। किसके द्वारा? लार में साथ में आते हैं। ठीक है, लार के साथ में ये आते हैं। और ये दोनों एंजाइम होते हैं जो पॉलीसर्करा होती है, यानी कि स्टार्च को ये माल्टोस में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। किसमें? माल्टोस शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। और आगे जाके यही माल्टोस होता है, आगे जाके छोटी आंत में माल्टेस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित
कर दिया जाता है। तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। अपन ने क्वेश्चन कितने कर लिए? 7 क्वेश्चन कर लिए। मैं एक बार ये बोर्ड को रफ कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद अपन 8वां क्वेश्चन करते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। उद्यान मटर का साइंटिफिक नाम, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है उद्यान मटर होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि उद्यान मटर जिसका उपयोग किसके द्वारा किया गया था? जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था आनुवांशिक प्रयोग के लिए, ठीक है। तो इस उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम। तो पाइसम सैटाइवम होता है वो इस उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम होता है और मेंडल के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। तो मेंडल ने उद्यान मटर को ही क्यों चुना था? क्योंकि यह कैसा होता है? 1 वर्षीय होता है, यानी कि 1 वर्ष में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। यह द्विलिंगी होता है, यदि इसमें मादा जनन अंग और नर जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें स्वयं परागण भी करवाया जा सकता है और इसके साथ साथ इसमें पर परागण भी करवाया जा सकता है और इसमें बहुत सारे विपर्यासी लक्षणों का भी अध्ययन किया जा सकता है। इसी कारण मेंडल इसका उपयोग करके ही आनुवांशिक नियमों को प्रतिपादित करने में क्या हुआ था? सफल हुआ था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जेनेटिक शब्द, जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? द्वारा किया गया था। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? जेनेटिक्स को कहा जाता है आनुवांशिकी, आनुवांशिकी कहा जाता है। तो जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था बेटसन के द्वारा। किसके द्वारा? बेटसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था सन 1905 में। इसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो हेरेडिटी शब्द था, हेरेडिटी शब्द, इसका सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सन 1863 में किया गया था। जीन नाम दिया गया था वो जॉनसन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि F2PD, कौन सी पीढ़ी? F2PD नियम कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में F2PD में आपको जीन प्रारूप बताना है कि जीन प्रारूप का अनुपात कितना था, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हुआ। F2PD में स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में जीन प्रारूप आपको बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इस जीन प्रारूप अनुपात को स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में F2PD में काफी लंबा है, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है? 12, 24, 12, 12 और 1, इस तरह से आपको याद रखना है। यानी कि 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको लक्षण प्रारूप अनुपात भी याद रखना है, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ठीक है। ये भी आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपको बताना है कि प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी होता है, प्रतिरक्षी का आकार क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिरक्षी का आकार यानी कि प्रतिरक्षी की शेप आपको बतानी है कि वो प्रतिरक्षी होता है वो किस शेप का होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे से कई बार बता दिया है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रतिरक्षी का आकार होता है वो किसके समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिरक्षी का आकार होता है वो अंग्रेजी के अल्फाबेट बाई के समान होता है। किसके समान होता है? अंग्रेजी के अल्फाबेट बाई के समान होता है। तो इस तरह से आकार पाया जाता है प्रतिरक्षी का, ठीक है। एक एंटीबॉडी का यह आकार पाया जाता है। एक एंटीबॉडी होता है वो 2 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। 2 तो होती है भारी और 2 होती है हल्की। ये संरचना होती है भारी, यहाँ पर होती है हल्की संरचना, ठीक है। तो एक भारी और एक हल्की संरचना मिलकर क्या बनाती है? एकलक बनाती है। इस प्रकार से ये एकलक और ये एकलक मिलकर किसका निर्माण करते हैं?
एक एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। एक एंटीबॉडी होता है यानी कि एक एकलक और ये वाला दूसरा एकलक, ये दोनों बीच में से अर्धांश में विभक्त होते हैं और ये अर्धांश होते हैं वो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एक प्रतिरक्षी का निर्माण होता है जिसकी शेप होती है बाई आकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह कौन सी प्रतिरक्षी होती है, उस प्रतिरक्षी का नाम बताना है। वह प्रतिरक्षी कौन सी है, उस प्रतिरक्षी का नाम बताना है जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंच जाती है, भ्रूण तक पहुंच जाती है। तो प्लेसेंटा के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया है। ठीक है, कि आखिर प्लेसेंटा क्या होती है। प्लेसेंटा मैंने आपको बताया था जो माता का जो गर्भ होता है, ठीक है, माता के गर्भ और में जो भ्रूण होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ माता के द्वारा ही इस भ्रूण का पोषण किया था और जिस नाल के द्वारा जो पोषण होता है वो बच्चे तक पहुंचता है वह नाल कहलाती है प्लेसेंटा। क्या कहलाती है? प्लेसेंटा, जिसको हिंदी में आवल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह कौन सी प्रतिरक्षी होती है जो प्लेसेंटा को पार करके कहां तक पहुंचती है, यानी कि यहां से पहुंच जाती है, यहां भ्रूण तक पहुंच जाती है। उस प्रतिरक्षी का नाम बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी प्रतिरक्षी होगी? यह प्रतिरक्षी होगी IgG प्रकार की। कौन सी? IgG प्रकार की प्रतिरक्षी होगी। यानी कि हमारे शरीर में सबसे पहले बनने वाली प्रतिरक्षी होती है IgM, उसके बाद बनता है IgG, और IgG की विशेषता होती है कि यह प्रतिरक्षी प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंच जाती है। इसके साथ साथ ही रक्त में पाई जाने वाली जो प्रतिरक्षियों में सबसे ज्यादा सांद्रता पाई जाती है इसी प्रतिरक्षी की पाई जाती है। एक प्रतिरक्षी होता है IgA, यह प्रतिरक्षी होता है माता के दूध में पाए जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी होता है जो शिशु की प्रतिरक्षा का कार्य करता है। और जो IgE प्रतिरक्षी पाया जाता है, ठीक है, वो एलर्जी को कंट्रोल करता है। किसको? एलर्जी को कंट्रोल करने वाला प्रतिरक्षी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है कि RH कारक होता है, RH कारक कितने अमीनो अम्ल से बना प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? एमिनो अम्ल से होता है। तो RH कारक भी क्या एक प्रोटीन है? तो ये RH कारक होता है कितने एमिनो अम्ल के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ कि RH कारक होता है वो कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो RH जो कारक होता है वो 417 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, यानी कि 417 एमिनो अम्ल से युक्त प्रोटीन होता है एक RH कारक। RH कारक की खोज की गई थी मकाका रीसस बंदर में। कौन से बंदर में? मकाका रीसस नामक बंदर में की गई थी। ठीक है, मकाका रीसस नामक बंदर में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीमर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, यानी कि दो वैज्ञानिकों के द्वारा यह खोज की गई थी। किसकी? RH कारक की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण RH कारक कौन सा होता है? RH कारक कौन सा है? तो मैंने आपको 5 प्रकार के RH कारक पढ़ाए थे, तो आपको बताना है उन 5 प्रकार के RH कारक में से सबसे महत्वपूर्ण RH कारक कौन सा होता है। कौन कौन से पढ़ाए थे मैंने आपको बताया था RH-D, RH-E, RH-e, RH-C और RH-c। ठीक है, ये कारक मैंने आपको बताए थे, ये प्रकार होते हैं RH कारक के। इसमें से RH-D जो कारक होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? RH-D कारक ही होगा। ठीक है, तो RH-D जो कारक होता है, जो RH कारक होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है और यही कारक होता है जो माता के शरीर में उत्पन्न होता है जब मैंने आपको बताया था गर्भ रक्ताणु कुरकता की स्थिति आती है। ठीक है, तो उस स्थिति से बचने के लिए प्रथम डिलीवरी के बाद, यानी कि प्रथम प्रसव के बाद माता के शरीर में 24 घंटे के भीतर क्या लगा दिया जाता है?
NTRHD का टीका लगा दिया जाता है। किसका? NTRHD का टीका लगा दिया जाता है, जो RH प्रतिरक्षी को नष्ट कर देता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? हमने क्वेश्चन कर लिए 14 क्वेश्चन कर लिए। ये रफ करते हैं और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको बताना है कि प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं या क्षार कहलाते हैं? ठीक है, अब क्या बताना है कि प्रोटॉन ग्रहण करने वाले, इसका मतलब प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं या फिर क्षार कहलाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक बार बताइए कि प्रोटॉन ग्राही यानी कि जो प्रोटॉन के ऊपर जो संकल्पना दी गई थी अम्ल और क्षार की, वो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी ब्रास्टैड एवं लोरी के द्वारा दी गई थी। इन्होंने क्या बताया था कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले होते हैं क्षार। क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्रहण करने वाले होते हैं क्षार, और प्रोटॉन दाता होते हैं अम्ल। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। मैंने आपको 3 संकल्पना पढ़ाई थी, 3 थ्योरी पढ़ाई थी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी आर्यननेस के बारे में, यानी कि ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ये हो गई ब्रास्टैड लोरे की। और लास्ट में हमने पढ़ी थी लुईस संकल्पना। ठीक है, और जो लुईस ने जो संकल्पना दी थी उसमें ये बताया था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताया था कि इलेक्ट्रॉन समूह ग्रहण करने वाले कहलाते हैं अम्ल, और इलेक्ट्रॉन समूह देने वाले यानी डोनर होते हैं वो कहलाते हैं क्षार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है, ये इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि लुईस द्वारा जो संकल्पना दी गई थी वो कब दी गई थी। ठीक है, ये बताना है कि लुईस द्वारा अम्ल और क्षार की जो संकल्पना दी गई थी वो कब दी गई थी। तो इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि यह संकल्पना दी गई थी, यह संकल्पना लुईस के द्वारा कब दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला, जल्दी से कमेंट करके बताइए। लुईस द्वारा यह संकल्पना दी गई थी सन 1923 में। कब दी गई थी? 1923 में दी गई थी। और उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं क्षार। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिसीवर यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं अम्ल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां, आपको बताना है कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि पीएच किसे कहा जाता है। ठीक है, पीएच का फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीएच का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पीएच स्केल की खोज की गई थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था जो पीएच होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसकी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथमिक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। यह फॉर्मूला होता है पीएच का। ठीक है, और पीएच स्केल मैंने आपको बताया था। पीएच स्केल एक प्रकार का इस तरह से स्केल होता है जिसके मिड वाला पॉइंट होता है 7। ठीक है, ये 0 से 14 वेरी करता है, और 7 पर होता है कोई भी बुलियन उदासीन। 7 से आगे 14 की तरफ बढ़ते हैं तो प्रकृति हो जाती है क्षारीय, और 7 से कम 0 की तरफ होते हैं तो प्रकृति हो जाती है अम्लीय। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है। ये हो जाता है पीएच और पीएच स्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला बताना है कि बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी बताइए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है, खाने का सोडा। क्या होता है? खाने का सोडा इसको कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको इसका नाम भी याद होना चाहिए। इसका केमिकल नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 इसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका उपयोग जब खाद्य पदार्थों में किया जाता है और उन खाद्य पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बुलबुलों के रूप में। इसी कारण जो केक और पेस्ट्री वगैरह होती है उनमें क्या होते हैं, उनमें छेद होते हैं, क्योंकि जब गैस निकलती है तो वो फूल जाता है और उसमें छेद बन जाते हैं, इनके छिद्र बन जाते हैं। ये श्वेत प्रकृति का क्रिस्टल, ये ठोस होता है। ये जल में कैसा होता है, ये जल में अल्प विलय होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, सोडा वाटर में किया जाता है। शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ अग्निशामक यंत्रों में यानी कि जो फायर डिफ्यूजर होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां, अगला जो है क्वेश्चन, आपको बताना है कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग वाली अभिक्रिया का नाम बताना है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है जो ऑक्सीजन का योग करवाती है। ऑक्सीकरण होती है क्या अपचयन होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है? तो ऐसी अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैग्नीशियम का फीता होता है, जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है वियोजन, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलती है। हाइड्रोजन के आधार पर देखा जाए तो हाइड्रोजन होती है वो इस ऑक्सीकरण में बाहर निकलती है, और अपचयन में हाइड्रोजन होती है वो क्या होती है, जुड़ती है, यानी संयोग होता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके आंसर मैं आपको ब्रीफली अच्छे से बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि धनात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण आपको बताने हैं। किसके उदाहरण, धनात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण आपको बताने हैं। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। मैंने आपको जब कल की क्लास पढ़ाई थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, यानी कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, यानी कि ऐसे उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और जो उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की रासायनिक गति को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक के मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे। पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3, ये पोटेशियम क्लोराइड का जब तापीय अपघटन करवाया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इसमें जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, इस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी सूक्ष्म मात्रा से यह अभिक्रिया कम ताप पर और जल्दी ही संपन्न हो जाती है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है वो धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया और देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में उत्प्रेरक का कार्य किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा किया जाता है और इसके कारण भी अभिक्रिया की गति काफी तेज बढ़ जाती है। तो यहाँ पर MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है, मैंने आपको संतुलित करना बताया है। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, देख लीजिए यहाँ पर सल्फर कितना है, एक, यहाँ पर सल्फर कितना है, एक, काम चल जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आप 2 कर दीजिए और यहाँ पर आप 2 कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 2 6 और 3 दूनी 6, यहाँ पर ऑक्सीजन से काम चल जाएगा। 2 सल्फर और 2 सल्फर से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको आज क्वेश्चन करवा दिए 21 और 21 क्वेश्चन मैंने आपको 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर से करवाए हैं। ठीक है, यानी कि हर एक चैप्टर से मैंने आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे। इस तरह से मैंने आपको जितना हो सकता है क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि
चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं लेता हूं, और टेस्ट लेने का यही उद्देश्य होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करवा दिया जाए। और ये जो टेस्ट सेशन होता है वो एक रिवीजन सेशन ही इसलिए कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए थे और 6 चैप्टर से मैंने आपको पूरा टेस्ट ले लिया है। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में खुद तो पता चल ही गया होगा कि आप लोग कितने पानी में हो, कितनी अच्छी तैयारी के साथ आप आज आपने टेस्ट दिया है। ठीक है, और आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपने 21 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, यदि मैं तो आपको यही बोलता हूं कि आपने 21 के 21 क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, क्योंकि जितने भी, चलो 6 चैप्टर तो अभी खत्म हुआ है, लेकिन मैंने 5 तक आपको कई बार रिवाइज करवा दिए ये सारे क्वेश्चन, तो ये आपको अब तक तो बिल्कुल डायरेक्टली ही याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ओके, तो इस टेस्ट सेशन को आप लाइक कर दो। ठीक है, और आपसे स्टार्ट से ही आपको लाइक करना और शेयर करना मैंने आपको बताया था, तो आप शेयर तो करते नहीं हो, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भाई, ताकि और दोस्त हैं, आपके बहन भाई हैं, वो भी साथ में जुड़ सके और वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। यदि वो टेस्ट देंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि उनकी तैयारी अब तक कैसी है, और उनको भी तैयारी करनी ही पड़ेगी, ताकि वो आने वाले टाइम पर जब उनके स्कूल खुलेंगे, ठीक है, जब भी स्कूल खुलेंगे, आप लोग पूछते हो कि सर स्कूल कब खुलने वाले हैं, तो जब स्कूल खुलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं भी आपको बता दूंगा कि आपके स्कूल कब खुलने वाले हैं। अभी ऐसी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि आपके स्कूल कब खुलने वाले हैं, तो अभी का आपका काम है कि आपको पढ़ाई करनी है और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। ठीक है, तो आप घर पर बैठ के आराम से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो इस टेस्ट सेशन को आप लाइक कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ साथ आपको क्या करना है, बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन होती है वो अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो कल और परसों की आपकी छुट्टी रहने वाली है, यानी कि सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी, और हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करेंगे हम मंडे से। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं मंडे को अपनी नेक्स्ट क्लास में।